औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको NDS की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए मैंने आपके लिए आज जो सेंटेंस मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं वो है बी प्रोएक्टिव एंड टेक अ स्टेप एवरी डे दैट गेट्स यू नियरर टू योर गोल। अजीज तलबा व तालिबात, इसका मतलब ये है कि आप लोग इतने एक्टिव हो जाएं कि हर दिन आप अपने कदम बढ़ाते रहें और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। यानी कि आपको इतना चुस्त होना पड़ेगा, इतना आपको एक्टिव होना पड़ेगा कि आप इंशाल्लाह हर दिन जब आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कछुआ भी आस्ता आस्ता चलता रहा था और आखिरकार अपनी मंजिल पे पहुंच गया था। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप चलते रहें। ये ना हो कि आप चलें फिर बैठ जाएं, फिर सो जाएं, फिर चलें, फिर उठें, फिर किसी की बात सुने, फिर कोई कहे, फिर आप रुक जाएं, फिर स्टॉप करें, फिर उठें। ये बात नहीं है। जब आपने अल्लाह का नाम लेके तैयार कर लिया है और अपनी एफर्ट मेहनत शुरू कर ली है तो फिर आपने रुकना नहीं है। There will be a day when you will be able to reach your goal, इंशाल्लाह। सबसे पहले आज इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनका मैंने चुनाव किया है। ये वो लफ्ज़ हैं, ये तकरीबन मैंने आपको 100 वर्ड ये जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं आपके NDS टेस्ट की रूह से उनको मैंने शामिल किया है, जो कि आपने तैयार करने हैं, याद करने हैं। जैसे लफ्ज़ है FURY, फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है वायलेंट, यानी कि ये जो है फ्यूरी, इसका जो सिनोनिम है वो है वायलेंट। टेम्पर, यानी कि फ्यूरी का मतलब होता है गुस्से में होना, बड़ा सख्त मजाज होना। इट्स एंटोनियम इज जाए, तो फ्यूरी का जो एंटोनियम है वो जाए है, और इसका जो मीनिंग है या इसका जो सिनोनिम है जिसको मुतरादिफ कहते हैं, सेम मीनिंग वर्ड कहते हैं, वो है वायलेंट टेम्पर। दूसरा लफ्ज़ है बच्चों कन्फाइन। जो कन्फाइन होता है इसका मीन्स टू, ये जो लफ्ज़ मीन है ना, आप इसकी जगह ये समझें कि ये आगे जो लिमिट बताया जा रहा है वो इसका सेम मीनिंग वर्ड है। कन्फाइन का मतलब होता है लिमिट, और कन्फाइन का जो सिनोनिम है वो है लिमिट, और इसका जो एंटोनियम है वो है ब्रॉडन। कन्फाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को महदूद करना, और लिमिट का मतलब भी होता है महदूद करना, और ब्रॉडन का मतलब होता है किसी को वुसअत देना या बड़ा करना। इस तरह ये तीसरा लफ्ज है ADJOURNED, एजर्न्ड। इसको पढ़ते हैं एजर्न्ड, मीन्स पुट ऑफ। यानी कि एजर्न्ड जो है इसका जो मीन है या इसका जो सेम मीनिंग वर्ड है वो है पुट ऑफ, और इसका जो एंटोनियम है वो है कंटिन्यू, यानी जारी रखना किसी चीज को। कहते हैं ना कि एजर्न का लफ्जी मतलब होता है बर्खास्त करना। पुट ऑफ का मतलब होता है मुलतवी करना, यानी कि जब वो कोर्ट वाले कहते हैं जी कि द कोर्ट इज एडजर्न्ड, तो इसका मतलब होता है कि अदालत को बर्खास्त किया जाता है। और इसका जो उल्ट है वो है कंटिन्यू, यानी कि जारी करना। आगे नंबर 4 है वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब होता है यूजलेस, वो चीज जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी कोई कदरों कीमत ना हो। इसका जो एंटोनियम है वो है वैल्यूएबल। क्या है? वैल्यूएबल। नंबर 5 है AVENGE, एवंज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है। इसका जो मीन है वो है, या इसका आप सेम मीनिंग वर्ड भी कह सकते हैं, वो है वेंजियंस। वेंजियंस, वेंजियंस। तो वेंजियंस का मतलब भी क्या होता है? बदला लेना किसी से। और इट्स एंटोनियम इज फॉरगिव। इसका जो उल्ट है वो होता है फॉरगिव, यानी एवंज का एंटोनियम है फॉरगिव।
आगे नंबर 6 है अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है बहुत ही करीब, अंदाजन बहुत ही करीब। इट्स एंटोनियम इज एग्जैक्ट, इसका जो उल्ट है वो है एग्जैक्ट यानी कि बिल्कुल ठीक। अप्रॉक्सीमेटी का मतलब होता है तकरीबन तकरीबन, और एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल यानी कि मुकम्मल। इसी तरह आगे लफ्ज है क्रिएट मीन्स टू मेक। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, और इट्स एंटोनियम इज डिस्ट्रॉय, इसका जो उल्ट है वो होता है डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना। नंबर 8 है हार्ड मीन्स फर्म, यानी कि हार्ड जो होता है इसका सेम मीनिंग वर्ड है फर्म, और इसका एंटोनियम जो होता है ये सॉफ्ट है। बच्चों इंग्लिश में आपका जो NTS टेस्ट है उसमें बाज़ औक़ात मीनिंग आते हैं, बाज़ औक़ात सेम मीनिंग आते हैं जिनको मुतरादिफ कहते हैं सिनोनिम, और बाज़ औक़ात ये एंटोनियम्स आते हैं। सिनोनिम और मीनिंग एक जैसे होते हैं, जबकि जो उल्ट होता है ना वो तो आपको पता है कि वो मुतजाद होता है। हार्ड का मतलब भी होता है सख्त, फर्म का मतलब भी होता है सख्त, लेकिन सॉफ्ट का मतलब होता है नरम। आगे नंबर 9 है बोल्ड, BOLD बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, और डेयरिंग का मतलब भी होता है बहादुर, जुर्त वाला। इट्स एंटोनियम इज मीक, तो मीक का मतलब होता है कमजोर, डरने वाला, बुजदिल, मीक, MWE के मीक। तो बोल्ड का उल्ट क्या है मीक, और बोल्ड का सिनम क्या है डेयरिंग। आगे नंबर है 10 हॉटी, HAUGHTY, हॉटी। हॉटी मीन्स एरोगेंट, एरोगेंट यानी गुस्ताख, और इट्स एंटोनियम इज हम्बल, इसका जो एंटोनियम है वो है हम्बल यानी कि आजस या बहुत ही ज्यादा मिलनसार। तो हॉटी एरोगेंट, और इनका दोनों का जो उल्ट है वो है हम्बल। अगर पेपर में हॉटी आ जाए इसका एंटोनियम भी हम्बल है, एरोगेंट आ जाए इसका एंटोनियम भी हम्बल है, ये याद रखिएगा। इसी तरह लफ्ज स्टांच, स्टांच मीन्स लॉयल। स्टांच यानी यहां पर एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये वर्ब इस्तेमाल हो तो उसका मतलब कुछ और होगा, लेकिन चूंकि यहां पर ये एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है इसलिए इसका मतलब होगा लॉयल, वफादार। और इट्स एंटोनियम इज नॉन कमिटेड, इसका उल्ट क्या है, आप डिसलॉयल भी कह सकते हैं या नॉन कमिटेड भी कह सकते हैं। वो बंदा जो अपने काम के साथ कमिटेड ना हो, ये इसका उल्ट होता है। आप लोग NDS कह रहे हैं, अगर तो आप खलूस से कह रहे हैं तो योर एटीट्यूड इज वेरी स्टॉन्च एटीट्यूड है, फिर तो आपका जो रवैया वो बहुत ही वफादाराना है। और इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड और इफ यू नॉट एग्री या सीरियस देन योर एटीट्यूड इज नॉन कमिटेड। मतलब ये है कि अगर आप सही संजीदा नहीं है तो फिर आपका NDS के वाले से नॉन कमिटेड एटीट्यूड है। तो ये थे बच्चों 11 आज मैंने लफ्ज आपके लिए रखे हैं। ये लफ्ज 11 नहीं है बल्कि ये 33 हो जाते हैं। ये 33 अगर आप याद कर लें तो कितनी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। मतलब ये जैसे ये स्टॉन्च है, स्टॉन्च का मतलब होता है वफादार या अपने मकसद से मुखलस, ऐसा इंसान जो अपने मकसद से मुखलस होता है। जैसे कायदे आजम वाज अ स्टॉन्च पर्सन इन हिज मिशन, और स्टॉन्च का मतलब क्या हुआ लायल, और स्टॉन्च का उल्ट क्या हुआ नॉन कमिटेड। यानी 11 लफ्ज हैं और ये 33 आप लफ्ज लर्न करेंगे अगर आप ये याद करें तो। उसके बाद बच्चों आगे इस्लामियात आ जाएगी। इस्लामियात का शायद मैंने आगे आपको ये पढ़ाया है तो दोबारा आज मैंने ये शामिल कर दिया और बता रहा हूं कि जो कुरान होता है ना, बाज़ औक़ात पेपर में, चूंकि आपका पेपर इंग्लिश में होता है, बाज़ औक़ात वहां पर यह नहीं लिखा होता कि मनाज़िले कुरान क्या हैं। वहां पे बाज़ औक़ात ये नहीं लिखा होता, तो इसलिए ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो फर्स्ट जो मंजिलें कुरान की मंजिलें 7 हैं ये तो आपको पता ही है। ये जो कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं ना, इनको 5 यानी 7 मंजिलें, इनको 7 डिग्रीज कहते हैं।
और फर्स्ट डिग्री ये कहां से कहां तक है? फ्राम अल फतह टू सूरह अल निसा तक है। दूसरी डिग्री फ्राम अल मायदा टू सूरह तौबा तक है। तीसरी डिग्री फ्राम सूरह यूनस टू सूरह नहल तक है। फोर्थ डिग्री फ्राम सूरह इसराइल टू सूरह अल फुरकान तक है। फिफ्थ डिग्री फ्राम सूरह शुरात टू सूरह यासीन तक है। और सिक्स डिग्री फ्राम सूरह साफात टू सूरह हुजरात तक है। और सेवंथ डिग्री फ्राम सूरह काफ टू सूरह अल नास तक है। ये 7 कुरान पाक की मंजिलें हैं। इनको आपने याद करना है। और याद कैसे करना है कि पेपर में कैसे आएंगी? पेपर में ये आ सकता है जी कि 6th डिग्री इज स्टार्टेड फ्राम, यानी छठी मंजिल शुरू होती है। अब कहां से शुरू होती है? नीचे लिखा होगा फ्राम सूरह सफात टू सूरह हुजरात, फ्राम सूरह काफ टू सूरह नास, फ्राम सूरह तौबा टू सूरह नहल। इस तरह चारों ऑप्शन दिए होंगे और किसी के भी दिए जा सकते हैं। ये 7 सवाल नहीं है। ये आप लोग समझें कि ये तकरीबन अगर आप ये याद कर लेते हैं तो ये 20-30 सवाल इसके बन जाते हैं। मतलब ये है कि बाज़ बात ये भी लिखा होता है कि 6 जो डिग्री है इज स्टार्टेड फ्राम सूरह सफात की जगह सूरह यासीन लिखा होता है। ठीक है, सूरह यासीन टू सूरह हुजरात, फिर लिखा होता है सूरह सफात टू सूरह हुजरात, तीसरा लिखा होता है सूरह अनकबूत टू सूरह हुजरात, और चौथा लिखा होगा सूरह बकरा टू सूरह हुजरात, और पांचवा लिखा होगा सूरह नहल टू सूरह हुजरात। अगर आपको पता होगा ना कि जो छठी डिग्री है यानी कि छठी जो मंजिल है ये सूरह सफात टू सूरह हुजरात आता है, फिर आपका ये ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए ये लाजमी आपने याद करने, ये लाजमी पेपर में डालते हैं। इसलिए ये लेक्चर में बार बार मैं आपको बताता हूं कि ये आपने कुरान पाक की मंजिलें लाजमी याद करनी है। आगे बच्चों आ जाएगा जनरल नॉलेज। बच्चों जनरल नॉलेज में आज मैंने आपके लिए एक नई चीज रखी है कि बाज़ औक़ात किताबों के नाम आ जाते हैं कि कौन कौन सी जो किताब है। जैसे पिछली बार जब NTS हुआ तो उसमें लिखा हुआ था कि जनरल अयूब खान ने ये किताब लिखी। नीचे 4-5 किताबें लिखी हुई थी। अब जाहिर है जिसने जनरल अयूब खान की किताब कोई पढ़ी नहीं है उसे क्या पता होगा। फिर एक बार आया कि परवेज मुशर्रफ ने ये किताब लिखी, तो अब जिसने किताब मुशर्रफ की पढ़ी नहीं उसे क्या पता होगा। फिर एक बार बेनज़ीर भुट्टो की किताब आई थी कि बेनज़ीर भुट्टो ने ये किताब लिखी। तो इसलिए आज मैंने जनरल नॉलेज में सिर्फ बेनज़ीर की जो किताबें हैं वो शामिल की हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने सबसे पहली जो किताब लिखी थी मेरी आप बीती, ये 1988 को लिखी थी उन्होंने, मेरी आप बीती 1988। दूसरी है डॉटर ऑफ डेस्टिनी, ये भी 1988 को लिखी थी, यानी कि किस्मत की बेटी, नसीब वाली बेटी। डॉटर ऑफ डेस्टिनी का मतलब होता है नसीब वाली बेटी। तो ये भी 1988 को लिखी थी। तीसरी उसने किताब लिखी थी रिकॉन्सिलेशन इस्लाम डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट। यह किताब इसने 2007 में लिखी थी, आपने मरने से कुछ ही अर्सा पहले लिखी थी, इस्लाम डेमोक्रेसी एंड वेस्ट। चौथी किताब है यह है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, यानी डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। यह किताब 2007 में उसने लिखी थी। पांचवी किताब है पाकिस्तान दी गैदरिंग स्टॉर्म, यह 1983 में उसने ये किताब लिखी थी। तो आज का जो जनरल नॉलेज है इसमें मैंने बेनज़ीर की जो किताबें ये शामिल की हैं, मुझे उम्मीद है कि इनकी आपको समझ आ चुकी होगी। आगे एक बात याद रखें बच्चों, प्रैक्टिस, रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितने मेरे ये लेक्चर सुनेंगे, इनको लिखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपके पास इतना ज्यादा इल्म का जखीरा हो जाएगा कि आपके लिए NTS तो क्या PSC का कोई भी इम्तिहान पास करने के लिए आपके लिए कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके बाद आगे है पेडागोजी। पेडागोजी में मैंने आज यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शामिल की हैं। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जब से बना है एजुकेशन पे बहुत ज्यादा तजर्बात हुए हैं। जैसे सियासत पे तजर्बात हुए हैं ना, ऐसे ही एजुकेशन पे भी बड़े तजर्बात हुए हैं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें मुनक्कद की गई हैं, 5 साल एजुकेशन पे मंसूबे बनाए गए हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज वगैरह बनाई गई हैं, लेकिन इनका अंजाम सबका तकरीबन एक ही हुआ है और वो ये हुआ है
कि इन पर 0% अमल हुआ है, 0% अमल हुआ है, इन पर अमल बहुत कम हुआ है, ना होने के बराबर हुआ है। यही तो वजह है कि हम हर 5-7 साल के बाद एजुकेशनल पॉलिसी बनाते हैं, उस पर बड़ी मेहनत करते हैं, और फिर उसके बाद वो जो पॉलिसी है उसका फंड वगैरह हमारे पास आता है, फिर फंड तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पॉलिसी जो है वो तय खाने में किसी में चली जाती है और उसका फिर नामो निशान मिट जाता है। पाकिस्तान में जब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी जिंदा थे, उस वक्त 27 अक्टूबर तो 1 नवंबर 1947 को ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब इसमें 4-5 सवाल बन जाते हैं। एक सवाल ये बनता है कि ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज कन्वीन्ड या वाज हेल्ड, नीचे सन लिखा होगा 1947, 48, 49, 50, 51। जो दुरुस्त ऑप्शन है उस पर आपने टिक करनी है। दूसरा वहां पे लिखा होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस was held on the dated on। अब डेट लिखी होती है 27 अक्टूबर 1947, 28 अक्टूबर 1947, 19 अक्टूबर 1900, कोई भी यानी कि सन लिखा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 को जो हुई थी वो 27 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 1 नवंबर तक रही थी, यानी 4 दिन की ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस कितने दिनों की हुई थी? 4 दिनों की। इसकी सदारत किसने की थी? उस वक्त के जो यानी कि वजीर तालीम थे फजलुर रहमान, उन्होंने इसकी सदारत की थी। उस जमाने के फजलुर रहमान थे, ये मौजूदा जो मौलाना फजलुर रहमान है ये नहीं है, ये और मतलब फजलुर रहमान थे और उस वक्त एजुकेशन वो मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इसकी सदारत की थी। यानी कि ये जो है इसका बच्चों एजेंडा और टारगेट्स क्या थे? बच्चों एजेंडा और टारगेट का मतलब ये होता है कि ये कॉन्फ्रेंस क्यों बनाई गई, क्या हमें मसाइल थे कि ये बनाई गई, क्या जरूरियात थी हमारी, इनको कहते हैं एजेंडा एंड टारगेट्स। बच्चों जो पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद ये था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले इसका कारनामा यह था कि एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया गया। आपको पता होना चाहिए पेपर में अगर ये सवाल आ जाता है कि एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि कब बनाया गया, तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि यानी कि एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में। और भी नाम दिए जा सकते हैं, जब आपने ये याद किया होगा तो आपके लिए इसका जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों दूसरा लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। जिस तरह आजकल तालीमी बोर्ड होते हैं जिसमें मैट्रिक एफ बीए के इम्तहान होते हैं, बच्चों इसी तरह ये इंटर यूनिवर्सिटी जो बोर्ड है ये भी 1947 की तालीमी कॉन्फ्रेंस में मंजूर हुआ था। एक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन मंजूर हुआ था, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड भी मंजूर हुआ था। ये दोनों याद रखने हैं आपने। तीसरा जो नुक्ता था वो था कि नीड फॉर टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल। इसका एक मकसद ये भी था कि एक टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल भी होनी चाहिए। जिस तरह भी आपने पहले बोर्ड वगैरह का जिक्र किया है ना, इसी तरह एक टेक्निकल एजुकेशनल काउंसिल जो है उसके इनेकाद के लिए भी कोशिश की गई थी कि यह भी होना चाहिए। और बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर लिखा हुआ है 3 स्कॉलरशिप्स फॉर द एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। कहते हैं कि जो अकलियत में बरादरी है उनके लिए 3 स्कॉलरशिप होने चाहिए। यानी कि 3 से मुराद, यानी कि अगर आप 3 को निकाल भी दें तो आप इतना ज्यादा में ज़हन में रख सकते हैं कि पहली बार ऑल कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बात फाइनल हुई थी कि जो पाकिस्तान के
अकलीतें हैं उनको भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा। हालांकि आमतौर पर जो सिटीजन, फर्स्ट रैंक सिटीजन होते हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है ना, तो इस कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई थी कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों आगे नेक्स्ट 3 है, उर्दू मस्ट बी एक्सेप्टेड एज कम्युनिकेशन लैंग्वेज। 1947 की तालीमी कॉन्फ्रेंस में ये बात फाइनल हुई थी कि हमारी जो गुफ्तगू है, जो हमारे तबादला ख्याल की ज़बान है, ये उर्दू होगी। कौन सी होगी? उर्दू ज़बान होगी। ये कब बात कही गई थी? पहली ही एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। आगे नंबर 6 है, नीड टू एस्टेब्लिश ऑफ नेशनल बैंक हाउस। इसमें एक ये भी टारगेट था, एजेंडा था कि नेशनल बैंक हाउस जो है इसकी तामीर की भी ज़रूरत है, इसको तामीर किया जाना चाहिए, कायम किया जाना चाहिए। कौन सा बैंक? नेशनल बैंक हाउस। या आज आप यकीनन पहली बार नाम सुन रहे होंगे, तो नेशनल बैंक हाउस जो है इसके इनेकाद के लिए की जरूरत पर भी जोर दिया गया। आगे नंबर 7 है, नीड टू एस्टेब्लिश अ म्यूजियम। इस चीज पर भी जोर दिया गया कि स्कूल एक म्यूजियम होना चाहिए जिसमें बच्चों का जो लर्निंग टूर्स करवाए जाएं ताकि बच्चे म्यूजियम के अंदर मुख्तलिफ चीजों को सीख सकें। आपको पता ना म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम ना अजायब घर को कहते हैं। अजायब घर में जो पुरानी यादें होती हैं, पुराने ज़माने की तलवारें हो गई, पुराने ज़माने के जो लोग हो गए, उनके जो बर्तन हो गए, जो वो बर्तन इस्तेमाल करते थे, काश्तकारी का जो सामान है वो हो गया कि वो लोग काश्तकारी कैसे करते थे, उनकी यादों को म्यूज़ियम के अंदर रखा जाने के लिए मतलब है कि ये म्यूज़ियम को कायम करने की तजवीज़ पेश की गई। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट अभी 8वां पॉइंट है, 18 सजेशन वर डिस्कस्ड टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स ऑफ फीमेल एजुकेशन। खवातीन की तालीम के मसाइल को दूर करने के लिए 18 किस्म की तजावीज़ दी गई। ये याद रखना आपने। हाउ मैनी सजेशंस, हाउ मैनी काउंसलिंग्स, हाउ मैनी गुड पॉइंट्स वर डिस्कस्ड इन द ऑल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड 1947 अबाउट फीमेल एजुकेशन। यानी जो फीमेल एजुकेशन है उसके लिए 18 तजावीज दी गई। कितनी तजावीज दी गई? 18, यानी कि 18। उसके बाद आगे है, को एजुकेशन वाज परमिटेड फ्रॉम 1 क्लास टू 8th क्लास। यानी कि जो को एजुकेशन है उसकी मंजूरी दी गई थी कि 1 क्लास से लेके 8वीं क्लास तक को एजुकेशन जो है इसको कायम रखा जा सकता है और ये स्कूलों के अंदर हो सकती है 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक। उसके बाद बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए कि को एजुकेशन वाज परमिटेड कब परमिट हुई थी? ऑल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन 1947 को हुई थी। और ये इसमें कौन कौन सी क्लासें शामिल थी? फ्रॉम 1 क्लास टू 8 क्लास। उसके बाद बच्चों 10 नंबर पे है, एस्टेब्लिशमेंट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल। इंडस्ट्रियल रिसर्च जो काउंसिल है उसकी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि उसको भी कायम करने की तजवीज दी गई। उसके बाद आगे नंबर 11 है, फ्री एजुकेशन एट इनिशियल लेवल। इस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी फाइनल की गई कि जो बुनियादी तालीम होगी वो फ्री होगी। बुनियादी यहाँ पे तालीम से मुराद यानी कि नर्सरी, प्रेप 1 2 3 4 5 क्लासें हैं, इनकी तालीम मुकम्मल फ्री होगी इनिशियल लेवल। उसके बाद 12 है, दिस कॉन्फ्रेंस वाज लास्टेड 4 days। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आपको मैंने बताया ना कि ये 4 दिनों तक ये जारी रही थी, यानी 4 दिन ये लगातार होती रही और इसका जो टारगेट था वो, इसका जो एजेंडा था वो 4 दिनों तक वक्तन फोक्तन पेश किया जाता रहा। तो आपने जो याद रखने की बात है वो यही है कि जो पहली ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 4 दिनों की थी। द बेस्ट वर्क वाज टू एस्टेब्लिश 3 यूनिवर्सिटीज।
इस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस की मैं ये बात फाइनल की गई कि हम 3 यूनिवर्सिटियां कायम करेंगे, यानी 3 यूनिवर्सिटी को कायम करने के बारे में तजावीज़ दी गई। आपको मैं बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान बना ना बच्चों, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी और वो भी थी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। जबकि जामशोर यूनिवर्सिटी हैदराबाद जो है ये उस वक़्त मुकम्मल तो हो चुकी थी, लेकिन इसका भी इफ्तिताह नहीं हुआ था। और यही वजह है कि बाज़ लोग किताबों में लिखते हैं जी कि पाकिस्तान जब बना तो इसके बाद 2 यूनिवर्सिटियां थीं, दूसरी अभी इनकम्प्लीट थी। और जो लाहौर यूनिवर्सिटी है यानी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है, ये तो 1872 को बनी थी, तो ये भी उस वक़्त मौजूद थी। तो एक ही यूनिवर्सिटी थी, ये याद रखिएगा। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि मजीद 3 यूनिवर्सिटीज कायम की जाएंगी। कितनी यूनिवर्सिटी कायम की जाएंगी? 3। उसके बाद बच्चों कॉन्फ्रेंस जो है ये खत्म होती है। एजुकेशनल जो फिलॉसफी है इसका टॉपिक शुरू हो गया है। बच्चों सबसे पहले होता है कि फिलॉसफी क्या चीज़। आज मैंने आपका जो है ना आगे मैंने एक टॉपिक मुकम्मल किया आपका एडमिनिस्ट्रेशन का, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें आपने अथॉरिटेटिव स्टाइल पढ़ा, लेसिस फेयर स्टाइल पढ़ा, डेमोक्रेटिक स्टाइल पढ़ा, और उनसे मुतल्लिक़ जितने भी सवालात पेपर में आ सकते हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए, आपको समझाया। बच्चों एक बात याद रखें कि रट्टा लगा के आप लोग कभी भी एनटीएस में मेरिट पे नहीं आ सकते जब तक कि आपको मुकम्मल कंप्रीहेंशन नहीं होगी, जब तक कि आपको मुकम्मल समझ नहीं होगी। मैं इसलिए इस तरीके से पढ़ाता हूं जिसमें सवाल किसी तरह के भी पूछने वाला पूछे, जब आपको समझ होगी तो आप आराम से जवाब दे देंगे। और बाज लोग होते हैं जो इतना रट्टा लगाते हैं कि अगर पेपर में आ जाए ना 2+2 तो वो आराम से जवाब 4 लिख लेते हैं, और अगर ये आ जाए ना 2+3 तो वो 5 नहीं लिख सकते, इसलिए कि उन्होंने 5 के लिए रट्टा नहीं लगाया होता। तो इसलिए बच्चों रटे पे काम नहीं चलेगा, आप कंप्रीहेंशन समझ पे काम चलेगा। वैसे भी वो कहते हैं ना कि ब्रेन्स रूल द वर्ल्ड, जो तेज दिमाग है ना, यानी कि जो लोग तेज सोचते हैं, तेज यानी कि जिन्होंने सबक याद किया होता है वही दुनिया में रूल करते हैं। और जो लोग रटालू होते हैं, रट्टेबाज होते हैं, वो मिसाल के तौर पर क्या करते हैं, वो जाके कहते हैं जी कि हमारे 50 नंबर आ गए जी, मैं तो एनटीएस में पास हो गई थी या हो गया था, लेकिन आगे कुछ भी मेरिट पे नहीं आ सकते। आज आपको 70 से 75 नंबर लेने की जरूरत है एनटीएस में। अगर आप मोर देन 70 या 70+ मार्क्स ले लेते हैं, यू विल बी एबल टू बी सिलेक्टेड आउट इन एनटीएस। तो इसलिए आप लोग जरा खुद ही यानी कि पॉइंट थॉरोली तैयारी करें, तब जाके ये बात बनेगी। तो फलसफा मैंने आज शुरू कर दी है। फिलॉसफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। एक तो बात यह है कि फलसफा कौन सी जुबान का लफ्ज है, आपको पता होना चाहिए फलसफा ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड तो में यूनानी कहते हैं, तो ये यूनानी जुबान का लफ्ज है। अब दूसरा ये है कि ये जो फिलॉसफी है ये यूनानी जो लफ्ज है 2 किन से मिलके बना है, तो ये 2 लफ्ज हैं फिलन सोफिया, यानी कि सोफिया फिलन सोफिया से ये मिलके बना है। और बाज लोगों ने फिलन के बजाय फिलोसोफिया लिखा है, यानी कि फिलोसोफिया, लेकिन बाज ने बोला कि नहीं फिलोसोफिया नहीं है, ये फिलनसोफी है। तो बाल ये है कि फिलन हो या फिलो हो, इसका मतलब होता है मोहब्बत यानी कि लव, एंड सोफिया मीन्स, और सोफिया का मतलब होता है विजडम यानी दनाई, अक्ल, बसीरत यानी दूरअंदेशी। मसला है तो विजडम। तो इसका मतलब है कि फिलॉसफी का मतलब हुआ, सो फिलॉसफी मींस लव ऑफ विजडम, यानी फलसफे का मतलब होता है जहानत से मोहब्बत, मतलब यह है कि दूर अंदेशी से मोहब्बत, अक्ल से मोहब्बत। विजडम का मतलब अक्ल से मोहब्बत। इसलिए तो जो फलसफी लोग होते हैं ना, ये अक्ल को तरजीह देते हैं हर बात के ऊपर। ये कहते हैं कि दुनिया में वही बंदे तरक्की करते हैं, वही बंदे आगे निकलते हैं जिनको आला किस्म का अक्ल हासिल होता है। वो कहते हैं कि जो एक फलसफी है उसकी जो पहली खूबी है वो ये है कि वो अक्लमंद होता है। तो लिहाजा फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ कि लव ऑफ विजडम, अक्ल से मोहब्बत, ये इसका मतलब होता है। या
दानाई से मोहब्बत, बसीरत से मोहब्बत, दूरंदेशी से मोहब्बत वगैरह। आगे इसकी बच्चों मैंने जो मिसाल के तौर पर इसकी मैंने ब्रांचेस लिखी हैं, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। पहले इसकी ब्रांच है बच्चों एक्सियोलॉजी, AXIOLOGY। ये समझना बहुत जरूरी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंप्रीहेंडेड वेल, अदरवाइज यू विल बी नॉट एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन द राइट स्पॉट। आपके लिए वरना बड़ा मसला हो जाएगा। एक्सियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स एंड लॉजिक, ये 5 इसकी बड़ी ब्रांचेस हैं। जो फलसफा होता है इसकी 5 बड़ी ब्रांच हैं। पहली ब्रांच है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या होती है? इट डील्स विद वैल्यूज, यानी कि जो भी अकदार होती हैं ये उनके बारे में डिस्कस करती है। यानी कि लॉजी का मतलब आपको पता है ना कि डिस्कशन होती है या नॉलेज होता है। तो एक्सियोलॉजी नॉलेज अबाउट वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या होती हैं? हर मजहब की अपनी अपनी वैल्यू होती हैं, कुछ कॉमन होती हैं, कुछ इंडिविजुअल होती हैं। मसला ऑनेस्टी ये एक वैल्यू है, यानी कि जैसे इस्लाम की वैल्यू है ये जस्टिस, इंसाफ, ये हमारी वैल्यू है इस्लाम मुसलमानों की। काइंडनेस, मेहरबानी, शफकत, ये वैल्यू है। रिस्पेक्ट, बड़ों का एहतराम, दूसरों का एहतराम, ये वैल्यू है। तो जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी कहां पे डिस्कस होती हैं? वो एक्सियोलॉजी में होती हैं। किसमें होती हैं? एक्सियोलॉजी में। तो एक्सियोलॉजी डील्स विद वैल्यूज, ये बात आपने याद रखनी है। पेपर में इन 5 में से 1-2 लाजमी आती हैं, तो क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ये जो होती हैं ना, ये एक खास मकसूद जो तबका है जिनको ये एड्रेस करती हैं। एक्सियोलॉजी मीन्स वैल्यूज। नंबर 2 है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या होती है? इट डील्स विद रियलिटी, यानी जो हकायक हैं, जो रियलिटीज हैं, जो रियल इवेंट्स हैं, ये उनको डिस्कस करती है। ये भी फिलॉसफी की दूसरी शाख है। पहली किसको डिस्कस करती है? वैल्यूज को, एक्सियोलॉजी। दूसरी ऑन्टोलॉजी है, ये किसको डिस्कस करती है? रियलिटीज को, यानी कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, इनके बारे में जानने की कोशिश करती है। याद रखना कि जो फलसफा होता है ना, बेसिकली ये किसी चीज के सच के ढूंढने का दूसरा नाम होता है। यानी कि जब हम सच को ढूंढते हैं तो वो बेसिकली एक फलसफी जो होता है ना, उसकी जो टारगेट होता है वो सच होता है, कि वो सच जो है ये क्या चीज है, कैसे हम इसको हासिल कर सकते हैं। ऑन्टोलॉजी इट डील्स विद रियलिटी, यानी कि ये इवेंट्स को जाहिर करता है। रियल इवेंट क्या है, झूठे कौन से हैं वगैरह। बच्चों जो तीसरी ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है उसका नाम है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि इट डील्स विद नॉलेज। नॉलेज यानी कि नॉलेज, कौन सा नॉलेज है, कौन सी इंफॉर्मेशन है, किसी चीज के बारे में अवेयरनेस, ये सारी चीजें एपिस्टेमोलॉजी में आती हैं। यानी कि फलसफे की इस शाख के अंदर नॉलेज की जो सारी टाइप्स होती हैं, जैसे नॉलेज क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस होती हैं। तो पहली बात कौन सी होगी? एक्सियोलॉजी, वैल्यूज, ये किसको डिस्कस करती है? वैल्यूज को करती है। दूसरी होगी ऑन्टोलॉजी, ये किसको डिस्कस करती है? रियलिटी को डिस्कस करती है। और जो एपिस्टेमोलॉजी है ये किसको डिस्कस करती है? ये नॉलेज को डिस्कस करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों समझ आ गई हैं। आप जरा गौर भी अगर कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है, और ये चीजें जो मैं कहता हूं साथ साथ ये नोट भी करते जाया करें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। पेपर में आमतौर पर ये आता है, वहां पे लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ इतना लिखा होता है इट डील्स विद वैल्यूज। इट डील्स विद वैल्यूज इसी तरह लिखा होता है। नीचे 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, एक्सियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक्स, एथिक्स या एस्थेटिक्स, ये लिखा होता है। ठीक है ना? तो अब जब आपको पता होगा ना कि एक्सियोलॉजी का मतलब वैल्यूज होता है,
तो फिर आप जब वैल्यू का जिक्र आएगा तो आप एक्सोलॉजी को लिखेंगे, और जब रियलिटी का जिक्र आएगा तो फिर आप ऑन्टोलॉजी को लिखेंगे। हाँ, अगर बाज जो स्टूडेंट है ना उनको एक्सोलॉजी और ऑन्टोलॉजी की ना समझ नहीं आती, इन दोनों में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सोलॉजी जो है वो बाज का जो एक्सोलॉजी है उसको रियलिटी लिख देते हैं और ऑन्टोलॉजी को वैल्यू लिख देते हैं। मैं फिर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक फर्क बताता होता हूं, उनको मैं फर्क ये बताता हूं कि जब ऑन्टोलॉजी आ जाए ना, ऑन्टोलॉजी आ जाए तो ऑन्टोलॉजी के अंदर भी टी आती है और रियलिटी के अंदर भी टी आती है, ये आपने फर्क रखना है एक। यानी कि मिसाल के तौर पर ऑन्टोलॉजी के अंदर क्या है, टी आ रही है ऑन्टोलॉजी, और रियलिटी के अंदर भी टी आ रही है। जब ऑन्टोलॉजी आ जाए तो टी से रियलिटी बनता है, तो आप समझें जी कि आपको याद रहेगा कि मैंने टी वाला जो लफ्ज है ये याद रखना है, तो रियलिटी में भी टी आ रही है, ऑन्टोलॉजी में भी टी आ रही है, लिहाजा ऑन्टोलॉजी आ जाए तो डील्स विद रियलिटी, ये आपको पता चल जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई है मेरी बात जो है। और जब ऑन्टोलॉजी टी और रियलिटी है तो फिर एक्सोलॉजी आ जाए तो आपको फिर ऑटोमेटिकली पता चलना चाहिए कि एक्सोलॉजी के अंदर तो टी नहीं है, लिहाजा इसका मतलब रियलिटी नहीं है, फिर ऑटोमेटिकली वैल्यूज होगा, फिर आप वैल्यूज लिख सकते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। इसके बाद आगे है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, ये मैंने आगे बता दिया आगे। अच्छा, एक बात ये याद रहे कि ऑन्टोलॉजी जिसका मतलब रियलिटी होता है ना, इसका दूसरा नाम भी एक है और उसको कहते हैं मेटाफिजिक्स, ये इसका दूसरा नाम है। यानी कि ऑन्टोलॉजी का अगर कोई पूछे व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ ऑन्टोलॉजी, तो इसका नाम है बच्चों मेटाफिजिक्स। और अगर ये आ जाए कि मेटाफिजिक्स का दूसरा नाम क्या है, तो वो आप बता सकते हैं ऑन्टोलॉजी। बच्चों नंबर 4 है एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ व्हाट इज मॉरली गुड और राइट, इखलाकियात, ज़ाब्ता इखलाक। फलसफा ये भी देखता है कि इखलाकियात को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इखलाकियात होती क्या हैं, किस तरह की इखलाकियात की माशरे को वक्त में जरूरत है, हालात और वाक़यात के मुताबिक जरूरत है। तो वो बच्चों सारे के सारे जो एथिक्स हैं उसी के अंदर ये स्टडी किया जाता है। इखलाकियात मतलब यह कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो लॉज वगैरह बनाए जाते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर ही डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद बच्चों आगे आ गया लॉजिक, बड़ा ही डिफिकल्ट और अजीबोगरीब लफ्ज, बहुत डिफिकल्ट। उर्दू में से कहते हैं मंतक, स्टडी ऑफ गुड आर्गुमेंट्स। यानी कि लॉजिक ये होता है कि आप किसी बात को आर्गुमेंट के जरिए साबित करें। मतलब ये है कि देखें बच्चों, जो फलसफा होता है ना आमतौर पे इस पर बड़ी तनकीद भी की जाती है बाज़ औक़ात, कि फलसफा जो होता है हर चीज के बारे में हमसे दलील मांगता है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनकी दलील तो होती है, लेकिन कुछ चीजों की दलील हम नहीं दे सकते हैं। हमें कोई बोले जी कि जन्नत दोज़ख की दलील दो, तो हम कैसे दे सकते हैं। अगर हमें को बोले जी कि हम अल्लाह के बारे में दलील दें तो हमें तो यकीन है, लेकिन वो कहते हैं जी कि 5 हमसा जो है 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हुए हमें दलील दें, अक्ल के जरिए साबित करें। तो इस तरह बहुत सारी चीजें बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती हैं। ये लॉजिक जो है जिसमें हमें मतलब है कि एक दलील की जरूरत होती है, ये कोई जरूरी नहीं कि हर एक चीज के बारे में दलील बंदा दे सके। मसलन आप अगर ये हमसे को पूछे जी कि हवा क्या चीज है, हवा हमें नजर क्यों नहीं आती, तो इसमें क्या बंदा दलील दे सकता है। तो इसलिए ये कि बात चीजें ऐसी हैं, खुशबू जो है यह हमारे नाक तक कैसे पहुंचती है, इसकी दलील दें। तो ये दलील तो हम दे भी देते हैं, लेकिन इनके बारे में यानी कि हम तजर्बा नहीं कर सकते, ना ही कोई हम हवास हमसा के जरिए इनका कोई वैलिड जवाब खास तौर पर जन्नत दोज़ख का, रूह का, इन चीजों का दे सकते हैं।
तो लॉजिक जो होता है ना, ये फलसफे का एक बहुत ही भयानक चेहरा है, जिसमें हमें बाज चीजों के आर्गूमेंट देने पड़ते हैं और हम लोग नहीं दे सकते बाज के। उसके बाद बच्चों आगे है एस्थेटिक्स। ये फलसफे की छठी किस्म है। पहली किस्म कौन सी है? एक्सियोलॉजी। दूसरी कौन सी है? अंटालॉजी। तीसरी कौन सी है? एपिस्टेमोलॉजी। चौथी कौन सी है? एथिक्स। पांचवी कौन सी है? लॉजिक। और छठी कौन सी है? एस्थेटिक्स। ये 6 टाइप्स हैं। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ आर्ट और एप्रिशिएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बच्चों, हर इंसान के अंदर खूबसूरत चीज को देख के अच्छा ख्याल पैदा होता है और बुरी चीज देख के बुरा ख्याल पैदा होना, नफरत जैसे जज्बात आना। आपने देखा होगा कि बाज लोग जब हमें मिलते हैं तो हमारा जी चाहता है कि हम इनसे फिर मिलें, और बाज लोग एक बार हमें मिलते हैं तो हम तौबा तौबा करते हैं, हम कहते हैं ये ना ही मिल आएगा तो बेहतर है। ये क्या वजह है? ये कौन सी हमारी ईसा है जो इस चीज के बारे में फैसला करती है? तो ये बच्चों हमारा एस्थेटिक सेंस होता है जो इस बारे में फैसला करता है। बाज आपको अपनी हालाएं, रिश्तेदार बहुत अच्छे लगते हैं और बाज से आपको चिढ़ होती है, हालांकि है वो भी रिश्तेदार हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो एस्थेटिक सेंस होता है ना इंसान के अंदर, यह मिसाल के तौर पर किसी भी चीज को एप्रिशिएट करता है या फिर उसको डिप्रिशिएट करता है। तो बात यह है कि आमतौर पर जो फलसफी हैं वो तो इसको पॉजिटिव ही लेते हैं और वो ये आमतौर पर कहते हैं कि ये जो एस्थेटिक सेंस है इसको हमेशा खूबसूरत रखें। हम कहते नहीं कि हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखें। तो अच्छे गुमान का यही मकसद है, जो अच्छा गुमान है उसका यही मकसद है कि हम अपना जो सोच है, अपना एस्थेटिक सेंस जो है उसको बेहतर रखें, ताकि इसकी वजह से हमारे अंदर नेगेटिव या मनफी किस्म के जो जज्बात हैं वो पैदा ना हो सकें, हमारे अंदर मनफी जो सोच है वो पैदा ना हो सके। तो इसलिए इसको डिस्कस करना, मिसाल के तौर पर एस्थेटिक जो सेंस है ये इसके अंदर ही आता है। तो बच्चों इन शॉर्ट ये है कि जो फलसफा है, मैं दोबारा बता देता हूं, फिलॉसफी जो है ये ग्रीक वर्ड है, ये 2 लफ्जों से मिलके बना है। एक है फिलो, दूसरा है सोफिया। फिलो मीन लव और सोफिया मीन विजडम। तो पूरा इसका मतलब होगा लव ऑफ विजडम, यानी कि अक्ल से, दानिश से मोहब्बत, अक्ल से मोहब्बत। ये जो फलसफी होते हैं ये हर मामले में हर चीज को अक्ल के जरिए परखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इसके 6 यानी कि टाइप्स हैं। पहली टाइप मैंने आपको एक्सियोलॉजी बताया। एक्सियोलॉजी का मतलब होता है वैल्यूज। दूसरा मैंने आपको मतलब ऑन्टोलॉजी बताया। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है रियलिटी। तीसरा मैंने आपको लफ्ज एपिस्टेमोलॉजी बताया। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, खासकर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। और चौथा मैंने आपको बताया एथिक्स, स्टडी ऑफ व्हाट इज मॉरली गुड और राइट, यानी कि इखलाकियात। ये चौथी यानी कि इसकी जो टाइप है वो। और उसके बाद बच्चों नंबर 5 पे आ गया लॉजिक। लॉजिक को उर्दू में मंतक कहते हैं, और ये जो मंतक होती है ये बेसिकली स्टडी ऑफ गुड आर्गूमेंट्स होते हैं। किसी भी मसले के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी नजरिए के बारे में जो पॉजिटिव या गुड आर्गूमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन लॉजिक। वो सारे के सारे कहते हैं जी के बाज़ बात हमारे घरों में अगर कोई बंदा अच्छी बात करे या अच्छा जवाब दे तो हम आगे से कहते हैं जी कि बड़ी आपने बड़ा लॉजिक पेश किया, आपने बड़ी लॉजिक वाली बात की है, या इसके अंदर क्या लॉजिक है। तो ये मिसाल के तौर पर हम आमतौर पर भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो बात यह है कि किसी चीज को भी दुरुस्त साबित करने के लिए जो राय दी जाती है वो लॉजिक लाती है। उसके बाद बच्चों नंबर 6 है एस्थेटिक्स। ये छठी किस्म मैंने बताई है। इसको उर्दू में बोलते हैं जमालियाती ज़ौक़, जमालियाती हिस्स। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर अच्छी चीजों को देख के अच्छा एहसास पैदा होना, बुरी चीजों को देख के बुरा एहसास पैदा होने की सलीयत रखी है। तो ये बच्चों सारी की सारी जो चीजें हैं ये एस्थेटिक सेंस के अंदर ही आती हैं। तो इस तरह जो फलसफा है इसका ये सारे का सारा मुकम्मल होता है।
तो बच्चों दी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आज का जो लेक्चर था ये ज़रा थोड़ा मुख्तसर ही था, क्योंकि आज मतलब ये है कि लेक्चर मैंने ज़्यादा लेंथी नहीं दिया। इंशाल्लाह जो सुबह का लेक्चर होगा वो ज़्यादा लेंथी होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।